स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। आज साथियों एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। और यहाँ से किसी भी हालात में 1 से 2 क्वेश्चन नेट का, JRF का हो तो वहाँ आते हैं, और PGT में 3 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको करना बहुत आवश्यक है ना, कि अगर सही से इसकी तैयारी कर लेते हैं तो बहुत आसान है, इजी टॉपिक है राजनीतिक दल, और आपके 2 से 4 नंबर ये सिक्योर कर देता है। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो आज हम इसी को करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत डीप से कहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब करेंगे। और उससे पहले मैं आप सब लोगों से वही बात कहना चाहूँगा, आप में से जो भी बच्चे नेट, सेट, JRF, PGT, TGT है ना, BA पॉलिटिकल साइंस और MA पॉलिटिकल साइंस, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं ना तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आप जा सकते हैं। तो आज हम इसको डीप में करेंगे, ठीक है ना साथियों। शुरू करते हैं आगे का। तो राजनीतिक दल, पहले एक बार हम थोड़ा सा दल के बारे में हम एक व्यू बना लेते हैं, एक माइंड मेकअप करते हैं कि दल होता क्या है। दोस्तों, आप जब भी कोई खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो आप 2 टीम बनाते हैं, 2 दल बनाते हैं, 3 दल भी हो सकते हैं, 4 दल भी हो सकते हैं। तो ये दल होते हैं। अब आप दल बनाते क्यों हैं? क्योंकि आपके कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है। खेल को जीतना, सामने वाले को हराना, ये तो खेल के अंतर्गत हो गया। और जब आप साथ ही साथ आप कुछ जीतना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, वर्चस्व बनाना, ये सारे उद्देश्य होते हैं किसी भी दल के अंदर, ठीक है ना। आपने अगर एक क्रिकेट का मैच है, उसमें 2 दल हैं, 2 टीम है, इंडिया और पाकिस्तान। तो दोनों के उद्देश्य क्या है कि हम नंबर 1 बन जाएं, हम सामने वाले को हरा दें, अब बुरी तरह हरा दें और नंबर 1 बन जाएं। नंबर 1 बन जाएंगे तो उनको क्या होगा, उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी, है ना, उनका सम्मान बढ़ेगा, उनके देश का भी सम्मान बढ़ेगा, पैसे भी मिलेंगे, इनाम भी जीतेंगे, ट्रॉफी मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और अब उनका ये तो उद्देश्य हो गया, और इसके कार्य करने के अलग अलग उनके तरीके भी होंगे, ठीक है ना। एक संगठन होगा, कोच भी होगा, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, सबकी एक जैसी सोच होगी, एक मत पे वो इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। जैसे हमें 200 को बीच में उनको आउट करना है, हमें इस बॉलर को इस तरह से यूज़ करना है, हमें उस वाले बैट्समैन पे अटैक करना है, तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं। तो इसी प्रकार से राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं, सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है मेजर, कि ये सत्ता प्राप्त करें, सत्ता इनके पास रहे, सरकार बनाए, सरकार में बनाए तो अपनी नीतियां लागू करें। ये किसी विचारधारा से बंधे होते हैं, है ना। जैसे कि BJP है, कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी है, विचारधारा से बंधी हुई है, हिंदुत्व को पीछे नहीं छोड़ती है, तो ये चीज़ होगी। जनहित के मुद्दे उठाते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं ये लोग, तो इस तरह के इनके कुछ उद्देश्य भी होते हैं। तो एक राजनीतिक दल हमने समझा, ठीक है ना। भाषण देते हैं, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं और अपने फेवर में जनमत तैयार करते हैं। अब राजनीतिक दल जो है, इसके संग एक ये स्टेशियोलॉजी शब्द जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेशियोलॉजी का संबंध किससे है ना। तो ये राजनीतिक दल का जो विज्ञान है ना, उससे संबंधित है। राजनीतिक दलों से संबंधित अध्ययन को स्टेशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आपसे पूछेगा कि स्टेशियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से, राजनीतिक दलों के अध्ययन से है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से, सरकार के अध्ययन से है, या आपका सिद्धांतों के अध्ययन से है। तो यह है स्टेशियोलॉजी का संबंध राजनीतिक दलों
के अध्ययन से है। ठीक है, अब ये कुछ कोटेशन हैं। दलीय व्यवस्था अच्छी हो या बुरी, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि लोग राजनीतिक दल जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे इस सेंस में होते हैं कि जब वो किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय की बात करते हैं, उसके हित को देखते हैं, तो ये बुरे हो जाते हैं। ठीक है ना। और अच्छे जब ये क्या बोलते हैं, सबके हित की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये अच्छे हो जाते हैं। तो इसी चक्कर में इन्होंने कहा है कि दलीय, ब्राइस ने कहा है, ब्राइस महोदय हैं, कि दलीय व्यवस्था अच्छी हो या बुरी, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। दल राष्ट्र के मन को क्रियाशील बनाए रखते हैं। ठीक है ना, कि ये क्या करते हैं, राष्ट्र के मन को क्रियाशील बनाए रहते हैं, लोग में जागरूकता फैलाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उनको बताते हैं, राष्ट्र के मुद्दे और राष्ट्र की समस्याएं सामने लेके आते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं, राष्ट्र के मन को क्रियाशील बनाते हैं। एडमंड बर्ग क्या कहते हैं, दल राष्ट्र के मन को संजीव रखते हैं, जैसे ज्वार भाटा समुद्र को करता है। ठीक है ना। तो ये लॉर्ड ब्राइस यहाँ पे आ जाएगा, या ठीक है। फिर लॉर्ड ब्राइस, राजनीतिक दल मतदाताओं की भीड़ को अराजकता से बाहर निकालते हैं। अब अगर भाई लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा कि राष्ट्रीय मुद्दे कौन से हैं, ठीक है, हमें किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए, या सरकार जो है वो क्या कर रही है, विपक्ष की क्या सोच है, अगर ये सारी चीज़ें ना पता हो तो मतदाताओं की भीड़ जो हो जाए वो क्या हो जाएगी, अराजक हो जाएगी। वो कहीं बिना सोचे समझे कहीं पे भी वोट डाल देगी, या आपका क्रांति भी कर सकती है। तो इसीलिए लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं मतदाताओं के अंदर जागरूकता पैदा करते हैं, उनके अंदर समझ विकसित करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जनता अराजक नहीं हो पाती है। सीबी मैकफर्सन, एक दलीय व्यवस्था वाले देशों को रूसों की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति मानता है। ठीक है ना। तो ये देखिएगा आप, मॉरिस डुवर्जर, राजनीतिक दल उन देशों में भी स्थित है जहां निर्वाचन नहीं होते, विधायिका भी नहीं होती। तो ये वो कह रहे हैं कि भाई उन देशों में जहाँ पे निर्वाचन नहीं होता है ना, वहाँ पे भी राजनीतिक दल होते हैं। तो जैसे हम इंग्लैंड में देखते हैं, तो इंग्लैंड में क्या था कि जब वहाँ पे राजतंत्र था, तो कुछ लोग राजतंत्र का समर्थन कर रहे थे, और कुछ लोग क्या कर रहे थे कि संसद का, गणतंत्र का समर्थन कर रहे थे। तो वहाँ पे भी राजनीतिक व्यवस्था थी। ठीक है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी दल वहाँ पे भी मिलेंगे। वो अलग वो कोशिश करेंगे कि भाई अब जैसे कोई कहीं पे राजतंत्र है, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होंगे और वो कहेंगे कि भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, राजतंत्र को समाप्त कर देंगे और लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। एक तो ये हो सकता है कि भाई वहाँ पे दल हो रहे हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई कुछ लोग होंगे जो राजा के विरोध में होंगे, है ना। तो जब विरोध में होंगे, कुछ लोग संगठित हो गए, कुछ लोग संगठित होकर राजा की किसी नीति के विरोध में हो गए, तो संगठित हो गए वो, तो एक दल बन गए। भाई उनका उद्देश्य क्या है, राजा की नीति का विरोध करना और राजा की नीति को बदलना, तो वो भी एक उद्देश्य हो गया उनका। तो इस तरह से वो एक दल की तरह हो जाते हैं। तो मॉरिस डुवर्जर कहता है राजनीतिक दल उन देशों में भी है जहाँ निर्वाचन नहीं होते और विधायिका भी नहीं होती। ये जोया हसन है, राजनीतिक दल एक प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में मुख्य राजनीतिक संस्थान है। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन इन्होंने दी है। अब जरा हम थोड़ा सा एक बार इनके विकास को, जन्म को समझ लेते हैं। तो जो जन्म हुआ है ना राजनीतिक दलों का, वो ब्रिटिश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है। और यहाँ पे दो गुट थे, यहाँ पे दो गुट थे, एक थे कैवेलियर्स और दूसरे थे राउंड हेड्स। ठीक है ना। तो गुट में और दल में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं हम। दल और गुट होता क्या है। गुट जो होता है ये असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग कर सकता है। असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन दल जो होगा वो संवैधानिक तरीकों का ही प्रयोग करेगा। गुट जो होता है ये सिर फोड़ने में विश्वास रखता है कि मेरी बात नहीं मान रहा है, इसका सिर फोड़ दो। और जो दल होगा वो क्या करेगा, वो सिरों को गिनता है, सिरों की गिनती करता है वो। ये मोटी मोटा इन दोनों में फर्क है, दल और गुट। ठीक है। ये दल जो होते हैं ये
अनिवार्य विशेषता है लोकतंत्र की और संसदीय विशेषता की। ये विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है। लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ये मोटी मोटा एक मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ लिखना पड़ सकता है। तो ये जो कैवेलियर्स थे ना, ये क्या करते थे, ये राज सत्ता का समर्थन करते थे। ये क्या करते, राज सत्ता का समर्थन करते थे, मतलब राजा का समर्थन करते थे, और इससे इन्हें राजतंत्रवादी कहा जाता था। वहीं राउंड्स हेड्स जो थे, ये जो थे ये संसद का समर्थन करते थे, और इसी तरह से इसीलिए इनको गणतंत्रवादी कहा जाता था, तंत्रवादी कहा जाता था। ठीक है। और ये बाद में इन्होंने टोरी दल का रूप धारण कर लिया, और ये जो थे राउंड हेड्स ने इसमें व्हिग दल का वो कर लिया, रूप धारण कर लिया। ये क्या करते थे, ये चाहते थे राजतंत्र को बनाए रखना चाहते थे और उसी तरह की व्यवस्था चाहते थे। और व्हिग जो थे ये क्या करते थे, ये जो थे ये लोगों की अधिकारों का समर्थन और स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। आपका राजा की शक्तियाँ कम से कम करना चाहते थे, और संसदीय व्यवस्था का समर्थन करते थे, विधायिका को ज़्यादा महत्व देते थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो आधुनिक राजनीतिक दल का जो निर्माण हुआ वो यहीं पे हुआ। और पहले जो थे आपका टोरी दल और व्हिग दल थे, फिर बाद में ये कंजर्वेटिव पार्टी और अदर्स पार्टी में कन्वर्ट हुए। धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आता रहा। तो हमने समझा कि कैसे इनका जन्म कहाँ से हुआ, ब्रिटेन में हुआ। यहाँ से कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई इनका निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इनका जो है हाँ, मत कौन कौन से चलते हैं यहाँ पे, राजनीतिक दलों को लेकर मत कौन कौन से चलते हैं। तो इसमें 3 मत चलते हैं। यूरोपीय दृष्टिकोण चलता है, और यूएसए का दृष्टिकोण चलता है, साम्यवादी दृष्टिकोण चलता है। यूएसए वाला यूरोपीय दृष्टिकोण जो होता है वो कहता है कि भाई दल जो होते हैं सिद्धांतों के आधार पे होते हैं। क्या सिद्धांतों के, कि कोई दल बनता है तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे यहाँ पे जो बना था, तो एक तो आपका टोरी बना था और एक बना था, है ना, ये जो थे ये रूढ़िवादी थे या अनुदारवादी कह सकते हो, अभी हमने जो पढ़ा था। और व्हिग दल जो था वो क्या था, वो गणतंत्र का समर्थन करता था, है ना, गणतंत्रवादी था। तो ये कहते हैं कि यूरोपीय दृष्टिकोण जो है वो मानता है कि सिद्धांत के आधार पर दलों का निर्माण होता है। यूएसए दृष्टिकोण जो है वो कहता है कि भाई ये जो होता है ये सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता है। और यूएसए की जो दोनों पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उनका कोई सिद्धांत नहीं है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। तो ऐसा मानते हैं आपके यूएसए के दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, वो मानते हैं कि भाई जो यूएसए जो दलों का निर्माण होता है वो तो ये इनका मत है कि दलों का निर्माण सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता है। होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे भी कि यूएसए की जो पार्टियां हैं वहाँ पे क्या है कि इस तरह का है ही नहीं है, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई वहाँ पे,
तो ये भी इसका कोई सिद्धांत नहीं है। आप देखोगे इनके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है। वहाँ की दोनों जो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, उनका इस तरह का कोई भी वो नहीं है। अब हम इसमें, और उसके बाद साम्यवादी दृष्टिकोण आ जाता है। तो साम्यवादी दृष्टिकोण जो होता है, इसके अंतर्गत क्या है कि कार्ल मार्क्स विचारधारा को मिथ्या चेतना कहता है, वो मिथ्या चेतना बोलता है, ठीक है ना। और वो दलों का महत्व स्वीकार नहीं करता है, दलों को शोषण का यंत्र मानता है वो, ठीक है ना, कि अगर दल बनेंगे तो क्या होगा, इससे लोगों का शोषण होगा। लेकिन इसी के बाद लेनिन आ जाता है, वो दलों का महत्व को स्वीकार करता है, ठीक है ना, दलों को महत्वपूर्ण मानता है। और क्या बोलता है वो कहता है कि भाई जो व्यावसायिक क्रांतिकारियों की बात करता है, ठीक है। और ये व्यावसायिक क्रांति क्या होंगे, हरावल दस्ता, जो क्रांतिकारियों के आगे आगे चलेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो यूरोपीय दृष्टिकोण जहां सिद्धांतों के आधार पर दलों के निर्माण की बात करता है, यूएसए का दृष्टिकोण सिद्धांतों के आधार पर दलों के निर्माण को स्वीकार नहीं करता है, वो नहीं मानता है। और साम्यवादी दृष्टिकोण है, वो उसमें जो लेनिन है वो क्या कहता है, वो दलों के महत्व को स्वीकार करता है और कि भाई मजदूरों के अंदर क्रांति करने के लिए चेतना लानी पड़ेगी, और उसके लिए वो एक व्यावसायिक क्रांतिकारियों की बात करता है, जो हरावल दस्ता है, जो क्रांतिकारियों के आगे आगे चलेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा, ठीक है ना। तो और आगे इसको हम अच्छे से समझते हैं। यूरोपीय दृष्टिकोण के जो समर्थकों का मत है कि राजनीतिक दलों का निर्माण किसी सिद्धांतों के आधार पर होता है, ठीक है ना, तो आप ये बात याद रखना। अब इसके मुख्य विचारक हैं एडमंड बर्क, ये आपका रूढ़िवादी विचारक हैं। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जो किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्ति का प्रयास करता है। तो एक प्रकार से ये डेफिनेशन भी है राजनीतिक दलों की, कि राजनीतिक दल क्या है, लोगों का समूह है, ठीक है। तो क्या पहला एक लोगों का समूह हो गया, और विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर, क्या विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक तरीकों का से सत्ता प्राप्ति का प्रयास करता है। तो जब भी राष्ट्रीय हित आए ना किसी डेफिनेशन में, राजनीतिक दलों का अगर कोई डेफिनेशन है उसमें राष्ट्रीय हित है, तो समझ लेना वो एडमंड बर्क का डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे की निकाल के आप उनको याद करेंगे। उसके बाद आता है यूएसए दृष्टिकोण, अमेरिकी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के समर्थक का मत है कि राजनीतिक दलों का निर्माण सिद्धांत के आधार पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनका मत है कि राजनीतिक दल मात्र सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, दल केवल मत प्राप्त करने वाली मशीन है, कि मतलब दल तो इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि क्या कर सकें, मत प्राप्त कर सकें बस, और राष्ट्रीय हित करना ये सब इनका हित इनका वो नहीं है। और अमेरिका के अंदर आप देखोगे भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति दल तभी तक काम आता है जब तक राष्ट्रपति चुनना होता है, राष्ट्रपति चुनने के बाद दल का काम खत्म। अब ये यूएसए दृष्टिकोण के कुछ समर्थक हैं। शुम्पीटर, राजनीतिक दल ऐसा समूह है जिसके सदस्य राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतियोगितापूर्ण संघर्ष करते हैं। अब आप एक चीज याद रखना कि अगर कोई डेफिनेशन जिसके अंदर सिद्धांत नहीं है, राष्ट्रीय हित नहीं है ना, तो समझ लेना वो यूएसए के विद्वानों ने दी है। क्या दी है? यूएसए के विद्वानों ने, क्योंकि यूएसए के अंदर में विचारधारा के आधार पर या सिद्धांत के आधार पर वो दलों का निर्माण था ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपको जैसे अब अगर ये लिखा हुआ आ जाता है, डेफिनेशंस आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक दलों की कम से कम 200 डेफिनेशंस होंगी, कम से कम 200 होंगी, और आप हर एक डेफिनेशंस याद नहीं कर सकते। तो इस तरह की दिक्कत है। तो आपको छोटे छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी कि भाई अगर सिद्धांतों की बात है तो निश्चित रूप से वो कहाँ का विद्वान होगा, वो यूरोप का विद्वान होगा, इंग्लैंड का विद्वान होगा। लेकिन कोई अगर सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा है
और प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है तो वो निश्चित रूप से यूएसए का विद्वान होगा। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विद्वान कहाँ का है। एक चार्ल्स बीवर्ड है, ये राजनीतिक दलों को मुख्य रूप से हित के अभिकरण, इसको हित का अभिकरण कहा है। तो एक ये वर्ड है, आप याद रखना कि हित का अभिकरण किसने कहा, एजेंसी ऑफ इंटरेस्ट। तो चार्ल्स बीवर्ड है। हॉलकॉम्ब राजनीतिक दल, संगठित भागीदारी और गैर नियोजित संस्था है। तो इन्होंने इसको क्या कहा है, गैर नियोजित संस्था कहा है। लॉर्ड ब्राइस, अब लॉर्ड ब्राइस का बहुत जोरदार है, और अगर आपको कोई डेफिनेशन याद करनी है तो ये उनमें से है जिसे आपको याद करनी है। ये कहते हैं कि भाई यूएसए के उसमें संदर्भ में इन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल जो है दो बोतलों में बंद एक शराब की तरह है जिस पर लेबल अलग लगा हुआ है। अब शराब में होता है क्या है कि भाई शराब तो शराब ही होती है, नशा करती है, टेस्ट भी उसका कड़वा होता है। मैंने नहीं पिया है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दारू सॉरी आपका वाइन होती है वो कड़वी होती है, ठीक है। कलर भी लगभग जैसा भी होता है, रेड जैसा या उसके आसपास जो भी है वैसा होता है। तो नशा भी करती है, कलर भी लगभग एक जैसा और कड़वी भी होती है। तो एक जैसी हुई, लेकिन दो बोतलों के अंदर रखी हुई है और दोनों बोतलों में लेबल अलग अलग लगा हुआ है। तो राजनीतिक दल भी बिल्कुल इनकी तरह हैं, ये काम बिल्कुल एक जैसा करते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य भी एक जैसा होता है, इनका संगठन और वो बाकी तत्व भी एक जैसे होते हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। रॉबर्ट डहल, यूएसए की दोनों पार्टियों में विचारधात्मक सादृश्य तथा विषयगत विरोध है। देखो, अब मैंने कहा था ना कि जहाँ पे आएगा कि विचारधारा नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या है, विचारधात्मक सादृश्य तथा विषयगत विरोध है, मतलब उनके अंदर इस चीज़ को लेके विरोध है। तो ये डेफिनेशन भी ये रॉबर्ट डहल है, यूएसए के हैं। वीओ के जूनियर के अनुसार ब्रिटिश राजनीतिक दल कंजर्वेटिव व लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने की। हमने समझा यूरोपीय दृष्टिकोण, हमने समझा यूएसए वाला दृष्टिकोण। यूरोपीय दृष्टिकोण क्या कहता है, सिद्धांत के आधार पर पार्टियां जो होती हैं, पार्टियां होती है, राजनीतिक दल होते हैं। और यूएसए कहता है कि भाई ये राजनीतिक दलों का निर्माण सैद्धांतिक आधार पर या विचारधारात्मक आधार पर नहीं होता है। अब साम्यवादी दल क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई राजनीतिक दल को बुर्जुआ शोषण का यंत्र मानते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, बुर्जुआ शोषण का यंत्र मानते हैं कि ये कुछ नहीं करता है, ये मजदूरों का शोषण करता है। अब लेनिन ने दलों के महत्व को स्वीकार किया और कहा कि सर्वहारा के संगठन यानी साम्यवादी पार्टी द्वारा मजदूरों में जागृति लाई जाएगी, अर्थात चेतना उत्पन्न की जाएगी। व्यवसायिक क्रांतिकारियों का यह हरावल दस्ता क्रांति का नेतृत्व करेगा, ठीक है ना। तो ये जो होंगे, ये दल होगा, ये हरावल दस्ता की तरह कार्य करेगा और क्रांति का नेतृत्व करेगा। साम्यवादी पार्टी लोकतांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर गठित होगी। अब ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है, इसमें लोकतंत्र भी है, केंद्रवाद है, जबकि लोकतंत्र के अंदर तो विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रवाद नहीं होता है। तो हम समझेंगे जैसे ये सत्ता है, ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से चुनाव होता है। ये नीचे वाला ऊपर वाले का चुनाव करेगा और ये फिर इधर ऊपर वाले का चुनाव कर देंगे। और ये जो एक बार इसका चुनाव हो गया तो इसका किस रीति से चुनाव हुआ है, ये लोकतांत्रिक माध्यम से हुआ है। किससे हुआ है, लोकतांत्रिक। लेकिन आप एक बार यहाँ पे इसको चुन लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर आपको इसके आदेश, निर्देश, नीति आदि सब चीज़ों को मानना पड़ेगा। आप इसका विरोध नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये केंद्रवाद हो गया। ये क्या हो गया, ये केंद्रवाद हो गया। तो आपने चुनाव किया वो तो लोकतांत्रिक रीति से किया, लेकिन सत्ता, ताकत, पावर, आदेश निर्देश देने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति एक आदमी के पास इकट्ठी हो गई और आप उसका विरोध नहीं कर सकते। ये हो गया केंद्रवाद। तो साम्यवादी पार्टी जो होती है लोकतांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर गठित होती है साथियों। अब राजनीतिक दलों की विशेषताएं। अच्छा, ये लेक्चर ना बड़ा होने वाला है क्योंकि वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 पोर्शन के अंदर काम करता है। वैसे तो 4 पोर्शन में काम करता है, लेकिन मोटी मोटा हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पोर्शन में। तो एक समय हम राजनीतिक दलों को समझते हैं, उसकी परिभाषा समझते हैं,
किस आधार पे इनका जन्म होता है वो समझते हैं, फिर हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, फिर हम इसके तत्व देखते हैं। तो एक पोर्शन तो यहाँ होता है। दूसरा पोर्शन होता है कि राजनीतिक दलों का के उत्पत्ति के आधार अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या बताए हैं, ठीक है। संरचना के आधार पे कैसे होते हैं ये, संरचना संगठन के आधार पे कैसे होते हैं, विचारधारा के आधार पे कैसे होते हैं। तो इस तरह से वो दूसरा पोर्शन बन जाता है। और तीसरा पोर्शन बन जाता है दलीय व्यवस्था जो होती है, एक पर्टिकुलर एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, वो भी एक पोर्शन बन जाता है। तो लगभग मोटी मोटा 3 पोर्शन में है, तो हम इसे 3 पोर्शन में ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक पोर्शन में अगर मैंने ख़त्म करने की कोशिश की तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए मेरे लिए भी और आपके लिए भी दिक्कत रहेगा। मेरे लिए क्या दिक्कत रहेगा, मैं तो पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, मैं तो एक दिन के अंदर आपको पूरी कॉम्परेटिव पढ़ा दूँ, लेकिन आपके अंदर भी उतना पैशंस और वो समझने की वो इच्छा होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो राजनीतिक दलों की विशेषता है, ये एक औपचारिक संगठन होता है, ठीक है ना, कि राजनीतिक दल जो होता है इसके कुछ नियम होंगे, ये कानून होंगे, ठीक है, कुछ संहिताएं होंगी, कैसे कुछ पद भी होंगे उसके अंतर्गत, ठीक है ना, कि उसका सचिव भी हो सकता है, उसका आपका वित्त विभाग का कोई अध्यक्ष बनाया जा सकता है, महाअध्यक्ष होगा, महापौर, महापौर तो नहीं होगा, इसमें नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ क्या होंगे, इसके अंदर आपको कुछ नियम मिलेंगे, पद मिलेगा, ठीक है, वित्तीय लेखांकन मिलेगा, वित्तीय हिसाब किताब मिलेगा, ठीक है ना, हिसाब किताब लिख लो, हमें समझना है बस। एक बार समझ गए ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो ऐसा पूछ लेगा इजी सा, राजनीतिक दलों की विशेषता बताओ, और दूसरा पूछ लेगा आपका कि भाई किसने क्या वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गए, ये रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे और संवैधानिक तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये संवैधानिक वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो क्या ये औपचारिक संगठन होते हैं, इसके नियम कानून बने होते हैं, किस तरह से क्या कार्य करना है, किस तरह से हम कोई मीटिंग बुलाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। तो ये क्या है, औपचारिक संगठन है। सामान्य सिद्धांतों पर सहमति। अब ये क्या होते हैं कि राजनीतिक दल हैं, अब ये राजनीतिक दल अगर मान लो 10,000 लोगों का एक दल है, इसके सदस्य हैं, तो ये क्या होगा कि इनके कुछ सिद्धांत होंगे और उस सिद्धांत पर सहमति भी होगी। जैसे कि अब बीजेपी है, तो ये जो दल है ये क्या करता है कि इसके कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, ठीक है। जैसे आपका राम मंदिर, यूसीसी का मुद्दा, ठीक है, कश्मीर में 370 धारा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्या होंगे, इसके ऊपर सब सहमत हैं, सारे के सारे सदस्य कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए, ठीक है। आपका समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, 370 हटना चाहिए, जो कि उन्होंने हटा भी दिया। तो ये कुछ सिद्धांत होंगे और उसके ऊपर आम सहमति इनकी होगी। अब ये संवैधानिक साधनों में इनका विश्वास होगा, मतलब ये चुनाव करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो सत्ता में आएंगे, वरना विपक्ष में बैठेंगे। सरकार की नीति का कैसे संवैधानिक तरीकों से विरोध करेंगे, जैसे आपका क्या कर सकते हैं वो संसद में अपनी बात उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे और क्या करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। तो उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, वो जनमत का निर्माण कर सकते हैं, जनता के बीच में जा सकते हैं, मीडिया से उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा या आतंकवादी गतिविधियां
ये सब नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब भी करेंगे संवैधानिक तरीकों का ही प्रयोग ये करेंगे। चलिए, सत्ता प्राप्त करना और सरकार का निर्माण करना। तो इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि सत्ता प्राप्त करें। इसके लिए जो भी ये जनता के बीच में जाते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, राष्ट्रहित के मुद्दे रखते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, अपनी नीतियों को, अपनी सोच को, अपने विचारों को लागू करते हैं, कानून का निर्माण करते, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, और अगर नहीं जीते तो विपक्ष में बैठेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार की गलत नीतियों को रोकेंगे। और इनकी कुछ ना कुछ निश्चित विचारधारा होती है, ठीक है। जैसे कुछ पार्टियां हो सकती हैं वो पूंजीवाद की तरफ उनका झुकाव हो, या वो रूढ़िवादी हों, पुरानी मान्यताओं को पे बल देती हों, या कुछ पार्टियां जो होंगी वो साम्यवाद से प्रभावित होंगी और क्या करेंगे, वो परिवर्तन लाने की बात करेंगी। तो ये चीज़ है। अब राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो संगठन, भाई हर एक राजनीतिक दल का एक संगठन होगा, ठीक है। उसमें कई सारे व्यक्ति होंगे, कई सारे हजारों व्यक्ति हो सकते हैं। उनका कोई लीडर भी होगा, उनका अध्यक्ष भी होगा, ठीक है। फिर उनका स्टेट का अध्यक्ष भी होगा, जिला अध्यक्ष भी हो सकता है, और क्षेत्रीय स्तर पे भी उनके संगठन के अध्यक्ष होंगे। तो इस तरह से संगठन होना अत्यंत आवश्यक है। अब सत्ता प्राप्ति करने की इच्छा, अगर आपने राजनीतिक दल बनाई है तो आप सत्ता प्राप्त कीजिए। क्यों? क्योंकि अपने विचारों को और सिद्धांतों को आप तभी लागू कर पाएंगे जब आपको सत्ता मिलेगी। अगर आपके पास सत्ता ही नहीं रहेगी तो आप अपने विचारों को कैसे लागू करेंगे? नहीं कर सकते। संवैधानिक तरीकों में विश्वास, ये संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते हैं। चुनाव हो गया, जनता के बीच में जाना, मीडिया का प्रयोग करना, संसद में अपनी बात रखना, संसद में सत्ता का विरोध करना, तो ये सारी चीज़ें संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते हैं। हिंसा, तोड़ फोड़, मार पिटाई, ज़बरदस्ती किसी को अपने उसमें करना, ये सब नहीं होती। अब ये जो संगठन होगा ना, इसके सभी सदस्यों में विचारों की एकता होगी। जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि बीजेपी में कैसे है, विचारों को लेकर एकता है। अच्छा, ये राष्ट्र हित में होते हैं, इनके सारे कार्य जो होते हैं राष्ट्र हित में होते हैं। अब हो सकता है कि भाई कोई आपका पूंजीवादी विचारधारा वाली पार्टी हो सकता है कोई साम्यवादी पार्टी वाली विचारधारा वाली पार्टी हो सकता है कोई रूढ़िवादी हो, या हो सकता है कोई मध्यम मार्गी हो, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है? वो है कि भाई राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है। और हमने कहा भी था आपसे कि एडमंड बर्क राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित की विधि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय है। तो राष्ट्रीय हित जहाँ भी आ जाए, समझ लेना एडमंड बर्क साहब वहाँ पे आ गए हैं। अब इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, हम उनको समझेंगे कि इनके क्या क्या कार्य हैं, ये करते क्या क्या हैं। तो राजनीतिक दलों का जनमत निर्माण करना, भाई अब ये क्या है कि जनमत का निर्माण करते हैं, मतलब जनता को ये समझाते हैं, जनता को जो समाज के और राष्ट्र के जो मुद्दे होते हैं ना, मुद्दे और समस्याएं, ये समाज के और राष्ट्र के मुद्दे और समस्याएं जनता के पास में ले जाते हैं, उन्हें बताते हैं, और फिर अपनी नीति बताते हैं, अपनी पॉलिसी बताते हैं कि हम इस समस्या से, है ना, हम इस समस्या से कैसे आपको फ्री करेंगे, कैसे इस समस्या को समाप्त करेंगे, कैसे हम समाज में परिवर्तन लाएंगे। तो ये क्या करते हैं? जनमत का निर्माण करेंगे, अपने पक्ष में जनमत का निर्माण करेंगे। कहेंगे कि भाई देखो, बीजेपी जब से आई है ना, तब से क्या हो गया? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। स्वास्थ्य में काम नहीं हुआ, गरीबी बढ़ गई है, ये सरकार असंवैधानिक है, असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग करती है। तो इस तरह से कुछ बातें रखेंगे और कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी ना तो हम महंगाई को कम कर देंगे, है ना, महंगाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे। स्वास्थ्य में हम बढ़िया से काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल हॉस्पिटल खोलेंगे, हम गरीबों को 5-5 हज़ार रुपया दे देंगे, हम कोई किसी भी असंवैधानिक तरीक़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम स्कूल खोलेंगे, है ना,
हम कॉलेज खोलेंगे। तो इस तरह से कहेंगे तो अब जनता कहेगी कि हाँ यार ये पार्टी बीजेपी से बढ़िया तो कांग्रेस है। वो महंगाई ख़त्म कर देगी, स्वास्थ्य में नए हॉस्पिटल्स बनाएगी, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएगी, गरीबों को मुफ्त में 5,000 रुपया देगी, संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करेगी, स्कूल कॉलेज देगी, शिक्षा को बेहतर करेगी। तो क्या हो गया, जनमत का निर्माण कर दिया कांग्रेस ने अपने फेवर में, कांग्रेस के नेताओं ने, ठीक है। और जन चेतना जागृत करेगी, लोगों को बताएगी कि भाई अच्छा क्या गलत क्या, राजनीतिक शिक्षा देगी कि भाई कौन से मुद्दे हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन से मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये पहला काम हो गया, ये एक काम हो गया। दूसरा फिर उसके बाद क्या है कि आप चुनाव लड़ेगी ये, ठीक है ना। राजनीतिक दल आपने बना है तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आपको अपना अस्तित्व बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने राजनीतिक दल बना लिया और चुनाव ही नहीं लड़े। तो चुनाव लड़ोगे, आप सत्ता प्राप्त करोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, अपनी नीतियों को, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को लागू करोगे। हितों का समूहीकरण, क्या है, हितों का समूहीकरण। अब देखो भाई, जनता तो बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों में, और हर एक लोगों का अलग अलग मत है ना, अलग अलग मत है, अलग अलग हित है। तो ये क्या करती है कि दल जो होते हैं ना, दल ये हितों का समूहीकरण करते हैं, ठीक है ना, हितों का समूहीकरण करते हैं, मतलब एक समूह में कर देंगे। वो देखेंगे कि भाई ये ज़्यादातर लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो, इसको इस मुद्दे को उठा लिया इन्होंने भाई। फिर वो देखेंगे कि महंगाई कम हो, महंगाई, ठीक है ना, ये है तो इस मुद्दे को उठा लेंगे, कुछ शिक्षा उठा लेंगे, ठीक है, और इस तरह से उठा के उसका समूह बना लेंगे, उसका क्या कर लेंगे, समूह कर लेंगे और उसमें हितों का समूहीकरण कर देंगे। अगर ये अलग अलग, हर एक जनता का अलग अलग है, कोई कहेगा कि भाई मेरे को तो मर्सिडीज चाहिए, लाओ दो, कोई कहेगा कि नहीं मेरे को तो क्या बोलते हैं गोवा में घूमना है, कोई कहेगा कि नहीं भैया मेरे को तो बढ़िया सा मकान चाहिए। तो हित सबके अलग अलग है, लेकिन कुछ सामान्य हित होते हैं जो हर कोई चाहता है, उन हितों का समूहीकरण करना पड़ता है, ठीक है, जिससे उससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सकें। तो ये क्या, हितों का समूहीकरण करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण करते हैं, तो ये राजनीति समाज में राजनीति की शिक्षा देते हैं, उनको बताते हैं। और क्या करते हैं, ये आधुनिकीकरण करते हैं। ये राजनीतिक नेताओं की भर्ती करते हैं, क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई कौन सा आदमी है जो जिसमें नेता की गुण है, नेता की क्वालिटी है, जो अपनी भाषण से, अपने वक्तव्य से जनता को क्या कर सकता है कि अपनी वोट में कन्वर्ट कर सकता है, वोट कैचर बन सकता है। तो अब जैसे कि क्या बोलते हैं, 2014 के चुनाव में क्या किया कि बीजेपी मोदी जी को सामने लेके आई, ठीक है ना। क्यों, मोदी जी का व्यक्तित्व कुछ अलग था। मोदी जी जो थे वो वोट कैचर थे, उसको लेके आए और उसका बेनिफिट उनको मिला। तो क्या है, ये राजनीतिक नेताओं की भर्ती भी करते हैं। अगर मान लो किसी क्षेत्र विशेष में या कहीं पे कोई ऐसा कार्य करता है जो बहुत ज़्यादा मतलब राजनीति की नॉलेज रखता है, जनता के बीच में उसकी अच्छी पकड़ है, जनता के मुद्दों को उठाता है, वो जनता के बीच में रहता है, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, राजनीतिक दल अपने नेता के रूप में अपने यहाँ पे भर्ती कर लेते हैं, उन्हें कोई ना कोई कार्य देते हैं। तो ये राजनीतिक नेताओं की भर्ती भी करते हैं। ये सरकार का निर्माण करते हैं, तो सरकार के सत्ता प्राप्त करेंगे, सरकार बनाएंगे। और अगर नहीं सरकार बना पाए तो विपक्षी दल की भूमिका अदा करते हैं, विपक्ष में रहेंगे, फिर सरकार का विरोध करेंगे, जनता व सरकार के मध्य संचार का काम करेंगे। अब भाई एक दल तो जीत के सरकार बन जाएगा, विपक्ष में बैठेगी कौन, दूसरा दल बैठेगा, विपक्षी दल, और इधर जनता है। तो ये क्या करेगी कि ये विपक्षी दल जो होते हैं ये जनता के मुद्दे लेके जाएंगे, ये बताएंगे कि भाई महंगाई ज़्यादा हो गई है, महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, अपराध ज़्यादा हो रहा है, और सरकार तक इस सरकार को बात पहुंचाएंगे। क्योंकि सत्ता मिलने के बाद अक्सर राजनीतिक दल जो होते हैं वो उनके अंदर तानाशाही वाला, निरंकुशता वाला गुण आ ही जाता है, ठीक है ना, तो आ ही जाता है। तो ऐसे में विपक्षी दल की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो सरकार को जागृत रखती है ना, उसको बताती रहती है। तो ये सारी चीज़ें थी, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य थे। अब हम दलों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे
लेकिन वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार में हम सारा ख़त्म नहीं करेंगे। तो हमने मोटी मोटा आज ये पढ़ा कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं, राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व क्या हैं, राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या होती हैं, और राजनीतिक दल के जो 3 मत हैं राजनीतिक दल को लेके, यूरोपीय दृष्टिकोण, यूएसए दृष्टिकोण, साम्यवादी दृष्टिकोण, ये क्या होता है। और हमने कुछ राजनीतिक दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन में कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, और राजनीतिक दल की जो अलग अलग डेफिनेशन हैं उसको हमने किया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में जल्दी, है ना। तो अभी के लिए जय हिंद।